बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, 20 अरब के बजट से पंजाब पुलिस के लिए गाड़ियां खरीदी गई, लेकिन गई कहाँ? बात तो ये है, इसी के ऊपर आज बात करेंगे कि 20 अरब ये कम रकम नहीं है, बड़ा बड़ा बजट है ये। अगर 20 अरब की गाड़ियाँ खरीदी गई हैं महकमा पंजाब पुलिस के लिए, तो फिर जो है वो आगे क्या बात रहेगी। इतना बड़ा बजट दे दिया, अभी भी गाड़ियाँ इनके पास नहीं है, तो फिर तो सूरत हाल जो है बड़ी ख़राब लग रही है। पंजाब के 725 थाने नई गाड़ियों से महरूम है जनाब, उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं। और ये भी ज़राए ने कहा है कि अफसरान खुद सैर सपाटे कर रहे हैं। थानों में जो नकारा गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनको धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं जनाब, और गश्त के लिए भी गाड़ियाँ नहीं हैं। मुजरमान को कैसे पकड़ना है, सवालिया निशान है। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि इवन तेल के पैसे नहीं होते। बाज़ दफ़ा पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये धक्का लगाते हैं, और कई दफ़ा हमने रोड के ऊपर ये ऐसी खस्ता हाल गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ जो इनकी ख़राब खड़ी होती हैं, और वही वो चलाते रहते हैं जो इनके मुलाजमीन हैं। और फिर पैसे कहाँ गए? गाड़ियाँ अगर ख़रीदी हैं तो कहाँ गई हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जनाब 20 अरब एक बड़ी अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट। इसके ऊपर आज बात करते हैं कि जनाब आखिर ये गाड़ियाँ गई तो गई कहाँ गई हैं। शाहिद रिजवी साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर जनाब, इन्होंने स्टोरी दी है, मेरे साथ मौजूद है। वेलकम कहते हैं शाहिद रिजवी साहब आपको। पहली तो बात यह है कि शाहिद रिजवी साहब आपने एक बड़ी स्टोरी निकाली है, अच्छी बात है, लेकिन ये बता दें कि अगर 20 अरब की गाड़ियाँ खरीद ली गई हैं पंजाब के लिए, तो 20 अरब की तो पता नहीं कितनी गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो अभी भी हम देखते हैं कि आपका जो पुलिस का महकमा है उनके पास उस तरह नई गाड़ियाँ नहीं हैं। अगर गाड़ियां हैं तो पुरानी गाड़ियां हैं, खस्ता हाल गाड़ियां हैं, ख़राब खड़ी होती हैं, तेल के पैसे नहीं होते उनके पास। जरा सूरत हाल से आगाह कर दें मुझे। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने इस खबर पे नज़र डाली है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने ख़तीर जो रकम है 20 अरब, ये कहना आसान है कि 20 अरब, लेकिन रकम अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी है। इसकी ये जब से ये हुकूमत आई है। अच्छा, ये 20 अरब कब से लेकर कब तक है? गुज़िश्ता 2.5 साल के? जी, 2.5 साल जब से ये हुकूमत आई है। 2.5 साल के दौरान ये 20 अरब मालियत की ये गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं। ये गाड़ियाँ जिसमें सिंगल डबल कैबिन डाले हैं, पुलिस अफसरान के लिए फॉर्चूनर जो है जी बड़ी गाड़ियाँ हैं। उसके अलावा प्राडो भी गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं, और दूसरी गाड़ियाँ भी जो है सिंगल जो है छोटी गाड़ियाँ वो भी ख़रीदी गई। ये एक नई गाड़ी जिसको कहते हैं ना कि वो थाने को एक गाड़ी भी नहीं गई, पुरानी गाड़ियों से ये काम चलाया जा रहा है। उनको रिपेयर करवा लिया, ठीक करवा लिया। अच्छा, नई गाड़ियाँ फिर किन के पास है? अगर थानों को नहीं दी गई तो फिर किधर गई ये? देखिए, वो अफसरान के पास हैं, यानी मौजूद हैं, ये ना तसल्ली है कि मौजूद हैं। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैंने एक की जगह 2 गाड़ियाँ लाट करा ली, 2 की जगह 3 गाड़ियाँ लाट करा ली अपने। मतलब एक गाड़ी पे मैं दफ्तर आ रहा हूँ, दूसरी की 2-3 गाड़ियाँ मेरे मतलब घर में चल रही हैं, या कहीं दाएँ बाएँ चल रही। ऐसा माजी में इंकशाफ हुआ है कि ये अफसरान के पास जिनको इंटाइटल नहीं है, एक से ज़्यादा गाड़ी इंटाइटल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए एक से ज़्यादा। अगर इंटाइटलमेंट से ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं तो फिर तो गैर कानूनी हुई ना ये सारी गाड़ियाँ। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि ये मतलब अगर एक SP रैंक का अफसर है ग्रेड 18 का, तो उसको एक ही गाड़ी अलाउ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे से बड़े अफसर के साथ ताल्लुक़ वास्ता है, तो मैंने एक से ज़्यादा गाड़ी लाट करा ली है। एक मैं दफ्तर लेके आ रहा हूँ, दूसरा मेरे घर चल रही है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही है या कुछ सब्जी लेने जा रही है। आप अक्सर वीडियोस देखते हैं दूसरे तीसरे महकमों के भी पता लगता है गाड़ियों में बाज़ औक़ात कुर्बानी के जानवर भी आ रहे होते हैं, पट्ठे भी लेके आ रहे होते हैं। घरेलू इस्तेमाल के लिए सरकारी गाड़ियाँ मामूल बन चुका है। जी, ऐसे ही है। तो इन पे भी पुलिस अफसरान पे भी यही गाड़ियाँ हैं। बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर तो नंबर प्लेट्स नहीं है, बिल्कुल ऐसी। वो इसीलिए वो नहीं लगाते कि उन्होंने बचना होता है। अब सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, फ़ौरन लोग वीडियो बनाते हैं और अपने मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अपलोड कर देते हैं। जी, ये देखें सरकारी गाड़ी की नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल खर्च हो रहा है। ये हमारे ही पैसे हैं, टैक्स के पैसों से ये सारी चीज़ें आती। अच्छा, मुझे ये बता दें कि शाहिद रिजवी साहब, ये 20 अरब रुपए के बजट में से क्या कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी खरीदी गई हैं? देखिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बिल्कुल आई हैं, लेकिन उनका जो है बजट वो एक अलहदा वज़ीर-ए-आला पंजाब की। अच्छा, इस 20 अरब में से नहीं खरीदी गई? नहीं, उसमें से नहीं खरीदी गई। उसके लिए अलहदा एक महकमा दाखिला पंजाब ने समरी भिजवा कर वज़ीर-ए-आला पंजाब को भिजवाई, जिस उसके
अलहदा बजट जो है ये मंजूर करवाया गया है कि ये इतने हमने मालियत की गाड़ियाँ जो है बुलेट प्रूफ खरीदी हैं, चूँकि वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ख़रीदी जा रही थी, इसलिए वो अलहदा ख़रीदी हैं। कुछ गाड़ियाँ जो हैं अहम जिनमें जैमर लगे हुए हैं वो इस बजट में से ज़रूर ख़रीदी गई हैं, जो स्पेशल ब्रांच को अलहदा से दी गई हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेशल ब्रांच जो है उसका जो वज़ीर आला पंजाब का साथ जब उनकी चलती हैं गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की, तो उसमें ये जैमर वाली गाड़ियाँ होती हैं जो ज़रूरी हैं, लाजमी हैं, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी वो पुरानी हो चुकी थी। इन्होंने जो है महकमा दाखिला को डिमांड की थी। खबर के मुताबिक 725 ऐसे थाने या पूरे पंजाब में जिनको गाड़ियों की अशद ज़रूरत है, लेकिन अभी उनके पास गाड़ियां नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। सूबे भर के जो 725 थाने हैं वहाँ पर नई गाड़ी एक भी नहीं गई, एक भी नई गाड़ी नहीं गई कि हम कहें कि हाँ जी फ़लाना थाना है, फ़लाने थाने को नई गाड़ी मिल गई। आप लाहौर के अंदर देख लें, हम लाहौर में रहते हैं, हमने लाहौर में एक भी अच्छा नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि जो मुल्ज़मान हैं उनको जब किसी भी अदालत के अंदर पेश करना होता है तो पुलिस एहलकारों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वहाँ पर जो है वो ऐसी गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं जिनके ज़रिए से वो इन मुल्ज़मान को पेश करते हैं। वो गाड़ियों की अशद ज़रूरत है कि मुल्ज़मान को प्राइवेट गाड़ियों पर पेश करने पर मजबूर हो जाते हैं ये पुलिस एहलकार। तो रेड करनी हो, फिर जो है वो इस तरह तेल नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता। तो ये 20 अरब का एक बहुत बड़ा फिगर है। इतना बड़ा बजट है पूरे पंजाब के अंदर, वाकई अगर इस्तेमाल हुआ है तो फिर गाड़ियां कहाँ गई हैं, यही बात कर रहे हैं कि। और हैरान कुन पर एक बड़ी खबर ये है, हैरान कुन तौर पर कि 725 थाने जो पूरे पंजाब के, वो खबर के मुताबिक जनाब अभी महरूम है, उनको जनाब नई गाड़ियां फराहम की गई। तो फिर जाएँ तो किधर जाएँ, पुलिस की कारकर्दगी कैसे बेहतर होगी। और उसके अलावा 20 अरब का वैसे यकीनी तौर पर ऑडिट भी होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी खरीदी, कितने की खरीदी, कहाँ गए। और ये मौजूदा दौरे हुकूमत के वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना होगा। अगर 725 वाली खबर दुरुस्त है और इस खबर के मुताबिक कि ये थाने जो है बिल्कुल इनके पास गाड़ियाँ नहीं, अगर हैं तो पुरानी गाड़ियाँ, तो फिर नई गाड़ियाँ क्या घरों में इस्तेमाल की जा रही हैं। शाहिद रिजवी साहब, ये तो एक बहुत बड़ी आपने जो है खबर निकाल ली है। अब ये 2.5 साल का जो दौरानिया, ये तो मौजूदा दौरे हुकूमत में है। आप समझते हैं कि इसका कोई थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए? देखें, ये जो है डिमांड की गई थी आईजी पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को, जी हमें पुलिस को जो है अपग्रेड करना है, पुलिस की जो है रीवैम्पिंग करनी है, इसलिए हमें गाड़ियाँ दी जाएँ। हमें वज़ीर आला पंजाब ने ये बाकायदा आईजी पंजाब की जानिब से जब महकमा दाखिला ने उनको समरी भिजवाई थी तो इसको मंजूर किया गया था, और उनकी मंजूरी के बाद ये जो है सारी चीज़ें हुई, गाड़ियाँ ख़रीदी गई, हर तरह से पुलिस के आईजी पंजाब को हैंड ओवर की गई कि इतनी गाड़ियाँ हैं आपके लिए। लेकिन क्या है, वो मुख्तलिफ जो यूनिट्स बने हुए हैं उनको दे दी गई। वो कौन से यूनिट्स? मतलब जैसे SPU है, वो जो चाइनीज़ हैं या दीगर गैर मुल्की जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए वो बनाया गया, वो उसमें शामिल कर दी। पीरा शामिल है, पीरा को भी दी गई हैं, पीरा को भी बिल्कुल नई गाड़ियाँ दी गई हैं। इस तरह जो अब एक इसी 20 अरब में से दी गई हैं या वो अलग से है? देखिए, अभी तो ये सारी चीज़ें हम भी देख रहे हैं कि ये क्या वो पहले की गाड़ियाँ ख़रीदी गई थी वही जा रही हैं, ये इसके लिए कोई नया बजट बनाया है। क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले भी ये खबर दी थी कि सेकंड क्वार्टर का इसको बजट जारी किया गया, लेकिन सेकंड क्वार्टर में जो है जो ये राइट मैनेजमेंट बनी है दंगे फसाद रोकने के लिए, अमन अमान क़याम के लिए, इनको भी एक पैसा नहीं मिला, CCD को भी पेट्रोल की मद में पैसे नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें CCD को पेट्रोल की मद में के पैसे नहीं मिले, CCD को? जी CCD को नहीं मिले। वैसे तो CCD इस वक्त तो जितनी तारीफ वज़ीर आला पंजाब साहिबा उनकी करती हैं, और वो इस वक्त पंजाब पुलिस की अगर बात करें तो ये जो शोबा नंबर 1 है, और हमेशा हर स्पीच में तकरीर के दौरान जो है वो वज़ीर आला पंजाब तारीफ़ करती है। तो उनको पेट्रोल की मद में पैसे नहीं मिलते अभी तक, सरदा से उनको जो है दूसरे क्वार्टर के पैसे नहीं मिले। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में उनको दे दिए जाएँ। चूँकि दूसरा क्वार्टर जारी कब होना था? ये हर 3 माह के बाद जो है ना एक क्वार्टर करके जारी किया जाता है, जो क्वार्टरली फंड जो है मिलते हैं। तो ये मैं आपको बताऊं कि इसका बाकायदा उन्होंने जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं गाड़ियों की, उनसे कोटेशन ली, उनको जो है सिलेक्ट किया गया कि कौन सी कंपनी जो है पेपरा रूल्स के मुताबिक है नहीं है। इस तरह ये सारी चीज़ें प्री क्वालिफिकेशन करके ये सारी बिड के ज़रिए ये गाड़ियाँ जो है ख़रीदी गई हैं। इसके तमाम क़वायदे ज़वाबित भी पूरे किए गए, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि एक भी गाड़ी जो है नई आज के दिन तक किसी थाने को नहीं गई। अच्छा, फिर मेरा आपसे ये सवाल है कि ग्रेड 18 से ग्रेड 22 के अफसरान
को आपने खबर में कहा जी कि 2 से 5 गाड़ियां उनके पास तो उनके दी गई हैं। अगर उनके पास पहले फिर गाड़ियां जो थी वो किधर चलेगी और नई गाड़ियां भी उनको दे दी गई हैं? देखिए, जो पहली गाड़ियां थी वो उन्होंने कहा कि जी अपनी मुद्दत मियाद पूरी कर चुकी है। एक गाड़ी अगर है तो वो 1 लाख या 1.5 लाख किलोमीटर के बाद जो है वो कंपनी कहती है इसके इंजन की मुद्दत मियाद ख़त्म हो चुकी है, इसको तब्दील कर लिया जाए। लेकिन हमारे मुल्क में हम लोग ऐसे हैं कि जी पुरानी चीज़ के ऊपर नई गाड़ी की कीमत से ज़्यादा पैसा लगा के हम कहते हैं जी तैयार हो गई गाड़ी। आप देख लें इसी तरह चल रहा है, हर महकमे में चले जाए, जहाँ उनको अपना जो एमटी वर्कशॉप बनी हुई अपना मुफाद नज़र आता है वो कहते हैं जी ये काम ठीक है, नई गाड़ी नहीं लेनी, इसी पे पैसा लगा देना, 2 3 4 गुना पैसा लग जाता है, लेकिन गाड़ी वो नहीं लेनी। ये अच्छा, यहाँ पर एक दादोशुमार का थोड़ा सा अंदाज़ा कर लेते हैं कि अगर 20 अरब का थोड़ा सा दादोशुमार का देखें तो रेशो के हिसाब से अगर देखें इसको हिसाबता लगाएं तो अगर एक गाड़ी हम 40 लाख की खरीदते हैं तो 500 गाड़ियाँ 20 अरब में आ सकती हैं और 40 लाख की अच्छी गाड़ी है जी। ऐसी है तो ये 500 गाड़ियाँ फिर आप देख लें खरीदी जा सकती हैं। आप देख लें डबल कैबिन एक डाला जो है आजकल उसकी कीमत मेरा ख्याल है 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। वो जो है डबल कैबिन डाला वो एसपी ओहदे के अफसर को दिया गया, यानी एसपी ग्रेड 18 है, ये एएसपी जो डायरेक्ट भर्ती हो गया था वो है, या ग्रेड 17 का जो डीएसपी इनको दिए गए। ये इनके पास हैं अफसरान के, जिन्होंने जैसे आपने अभी बताया कि जी मुल्ज़मान को पकड़ना अदालतों में लेके जाना, तो क्या होता है हमने अक्सर देखा कि 3 पुलिस वाले बैठे हैं, एक मुल्ज़म उसको बीच में बिठाया, हथकड़ी लगाई हुई या हाथ रस्सी से उसके हाथ बांधे हुए हैं तो अदालत लेके जा रहे हैं। या किसी मुल्ज़िम का ऐसा होगा किसी प्राइवेट गाड़ी में उसकी लेके जाएंगे, ले आओ जी अपनी तू गाड़ी मंगवा, जमानत करानी तो गाड़ी मंगवा, नहीं तो ये होता है इस वक्त। चलो ये बताएं शाद रिजवी साहब के अशद ज़रूरत कौन से ऐसे महकमे जिनको अशद ज़रूरत है गाड़ियों की, पुलिस ज़राए क्या कहते हैं, शोबे हैं ना आगे आपकी पंजाब पुलिस में, तो किन को ज़्यादा अशद ज़रूरत है गाड़ियों की? देखें, जो ऑपरेशन विंग है जिन्होंने पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं उनको बहुत अशद ज़रूरत है। अगर गाड़ी ठीक नहीं होगी, अगर उसकी फिटनेस नहीं होगी तो कैसे भागेगी, कैसे डाकू को पकड़ेगी? अगर हम देखें ये अगर बाहर वारदात होती है, कोई शहरी 15 पे कॉल करता है तो थाने की गाड़ी अगर धक्का स्टार्ट होगी या उसका इंजन इतना अच्छा नहीं होगा वो डाकू को कैसे पकड़ेगी? डाकू तो मिनट लगाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, क्राइम फिर देखें ना कहाँ जाएगा, क्राइम तो बढ़ेगा। दावा किया जाता है ना कि क्राइम को हम नीचे ले आए, बिल्कुल आ गया, हम नहीं कहते कि नहीं आया। अगर हमारे पास कन्वेंस अच्छी नहीं होगी, गाड़ियाँ अच्छी नहीं होंगी, जो डाकू चोर भाग रहे हैं उनका पीछा नहीं करने के लिए गाड़ी होगी, तो कैसे फिर मतलब डाकू को हम पकड़ेंगे? कानूनी तौर पर एसएचओ जो होता है इसके पास कौन सी गाड़ी इसको अलॉट होती है कानूनी तौर पर? कानूनी तौर पर जो थाने के पास सिंगल कैबिन डाला है, एसएचओ की स्पेशल गाड़ी नहीं होती? वो स्पेशल गाड़ियाँ तो उन्होंने आपको पता है ना फिर अपनी ज़ाती तौर पर, ज़ाती के अलावा सरकारी गाड़ी उनको, सरकारी गाड़ी कोई, सिर्फ एक बड़ा थाना जो है ना आबादी के लिहाज से देखा जाता है कि इलाके के लिहाज से जो थाना बड़ा है उसको उन्होंने 2 गाड़ियाँ दी हैं, ऑपरेशन विंग को और इन्वेस्टिगेशन को। 2 गाड़ियाँ बैक वक्त गश्त करती हैं, एक पे एसएचओ गश्त करता है, दूसरे पे कोई जो उनका थानेदार है, चाहे वो एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है या कोई हेड कांस्टेबल, जिसकी उस वक्त ड्यूटी होती है उसको वो गाड़ी दी जाती है कि तुम भी गश्त करो इलाके में। ठीक। अब जब गाड़ियाँ इनके पास पुरानी हैं, धक्का स्टार्ट गाड़ियाँ अक्सर हम देखते हैं रोड पे जा रहे होते हैं, पुलिस वाले धक्का लगा रहे होते हैं, ऐसा ही है, किसी के पास टायर नहीं है, ख़राब है। अभी बल्कि तो जो गश्त करने वाली गाड़ियाँ, ये कौन सी फोर्स है जो गश्त कर रही होती है गाड़ियों में? वो है इसकी डॉल्फिन के साथ है PRU, उनकी गाड़ियाँ भी वो भी ऐसे ही हैं। उस पर भी मतलब आज से जब वो फोर्स बनी थी, आज से 8-10 साल पहले उनको गाड़ियाँ नहीं लेके दे दी थी। मुनासिब वही बात है कि देखभाल ना होने से आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, ऐसे ही कैमरा भी लगा हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हालात। और डॉल्फिन की 22 की अगर बात करें तो वो भी खैर से जो है वो खस्ता हाल हो चुकी हैं। बिल्कुल, फिर समझ नहीं आ रहा 20 अरब रुपए से जो है वो समझ नहीं आ रहा कि एक फैक्ट्री लगाई जा सकती है गाड़ियों की। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि डॉल्फिन की अगर बाइक्स हैं, वो बाइक्स जब ख़रीदी गई थी उस वक्त वो 15 लाख की थी, अब हो सकता है उसकी कीमत 20 से 25 लाख तक जा चुकी हो। उसके पार्ट्स बड़े महंगे हैं, पार्ट्स बहुत महंगे उस बाइक के। लेकिन साहब नकारा गाड़ियों का क्या तरीक़ेकार है कि ये नकारा हो गई है, अब इसको यूज़ नहीं करना, कोई मैकेनिज्म तो होगा ना महकमे का? देखिए, पुलिस का एक अपना जो डिपार्टमेंट है जिसको एमटी कहते हैं सेक्शन, वो वहाँ पे ये गाड़ियाँ जो है पंजाब का पूरे का, अगर लाहौर की बात करें तो पुलिस लाइन में एमटी वर्कशॉप है, वहाँ पे पूरा ये एक शोबा है
जिसका इंचार्ज भी है, कोई डीएसपी रैंक का बनाया हुआ, उसके नीचे कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होगा। ये सारा इंस्पेक्शन करते हैं थानों की गाड़ियाँ, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, इसका इंजन फिट है या नहीं फिट, इसके टायर फिट है या नहीं फिट। तो ये सारी चीज़ें ये देखते हैं। लेकिन वहाँ पे बात वही आ जाती है कि जो अफसरान की गाड़ियाँ हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि अफसरान की गाड़ी ख़राब है, फील्ड में नहीं, फील्ड में नहीं प्रायोरिटी दी जाती, फील्ड को देने के लिए बिल्कुल नहीं दी जाती। वो कहते हैं जी अफसर की गाड़ी ख़राब है, फटाफट ठीक कराओ, सारी गाड़ियाँ छोड़ दो। अब वहाँ पे अपने भी इनके मैकेनिक्स हैं पुलिस के, और बाहर से भी गाड़ियाँ ठीक होती हैं। यानी वो कहते हैं ज़्यादातर कि जी ये तो बाहर से ठीक होनी है। वो क्यों होनी है? बाहर जाके 20 अरब रुपए की लागत से गाड़ियाँ खरीदी गई, लेकिन गाड़ियाँ नज़र तो नहीं आ रही कहाँ गई हैं, किन के पास है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और मामले के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि महकमा पंजाब पुलिस की जानब से 20 अरब रुपए गाड़ियों के लिए ख़रीदे गए। ब्रेक से पहले हमने जो है वो ये बात की कि गाड़ियों के लिए 20 अरब रुपए बजट था और उसके लिए गाड़ियाँ ख़रीदी गई, तब वो गाड़ियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब एक और मामले के ऊपर बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि PDMA की जानब से जो है वो सर्वे तकरीबन 50% मुकम्मल कर लिया गया। सैलाब से जो मुतासर लोग थे कि उनका माली तौर पर क्या नुकसान हुआ है, इस हवाले से जो है वो अच्छी बात है अगर ये सर्वे 50% मुकम्मल हो गया और उसके ऊपर अमल भी शुरू कर दिया गया है कि लोगों की माली मामलत की जाए, और वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर यह सर्वे किया गया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज इस पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए फ़ाखरा खलील साहिबा, हमारी बीट रिपोर्टर हैं, नुमाइंदा लाहौर रंग। वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में आपको। और हमारे साथ मौजूद होंगे खालिद बाठ साहब, सदर किसान इत्तेहाद, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या मुतमिन है सर्वे से। फ़ाखरा साहब ये बताइएगा कि सूरत हाल क्या है इस वक्त, कितना सर्वे कर लिया और किसको क्या क्या मिलेगा, कितना नुकसान सामने आया, ज़रा तफसील बता दें हमें। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, पहले तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जो ख़ुसूसी हदायत पर जो है फ्लड सर्वे तारीख़ का सबसे बड़े जो है सर्वे किया गया है। सैलाब से जो मुतासरा अज़ला हैं वो 22 अज़ला मुतासर हुए हैं, जिनका अब तक जो है सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2200 से ज़ायद जो टीमें हैं उन्होंने सर्वे जारी किया। 2200 से ज़ायद टीमें थी जिन्होंने सर्वे किया और 55% तक अब तक जो है सर्वे कर लिया गया है। 50 या 55? ठीक है। PDMA के 55%, मैंने पहले 50 कहा था लेकिन इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। 55% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। जी आगे। 55% सर्वे जो है मुकम्मल किया गया है। बाकी इस महीने के अंदर अंदर जो है ओवरऑल सर्वे कंप्लीट कर दिया जाएगा। फ्लड सर्वे में जो मुतासरीन की जो तफसील जमा की गई है वो 3,48,000 जो है मुतासरीन, उनकी तफसील 3,48,000 जो मुतासर हुए हैं इससे। हाँ जी, ठीक है। और अब तक जो सर्वे टीमें हैं उन्होंने 9,88,000 जो एकड़ सैलाब मुतासर अराजी है उसकी भी निशानदी कर ली है, जबकि सर्वे टीमों ने सैलाब से मुतासरा 1 लाख से ज़ायद जो मकानात हैं उनका भी डेटा जो है PDMA ने जमा किया है। ठीक है, तो देना क्या है, माली मामलत क्या करनी है, प्रोवाइड क्या करना है, मदद क्या करनी है हुकूमत ने, कुछ पता लगा इसका? सर जिसका जितना नुकसान हुआ है उसी हिसाब से जो है कैसे हिसाब क्या है, यानी कि कोई अमाउंट मुकर्रर की है या भी नहीं? अगर किसी जानवरों की अगर बात करते हैं ना तो जानवरों की भी उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज रखी हैं। अगर छोटा जानवर किसी का सैलाब की नज़र हुआ है तो उसका 50,000 रखा गया है। अगर किसी का बड़ा जानवर मुतासर हुआ है तो उसका 3 से 5 लाख रुपया उन्होंने माली मामलत उनको फराम करनी। इसी अच्छा ये मुझे ये बताएंगे, ये आप सरकारी दादोशुमार बता रही हैं? जी जी, जो PDMA के जो रिपोर्ट। अच्छा, दूसरा अगर किसी का घर पूरा तबाह हो गया है तो उसको क्या? देखिए मियाँ साहब, अगर किसी के मकानात की हम बात करते हैं तो मकानात की तफसील के हवाले से जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया है ना, उसके भी उन्होंने 2 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं, जिसमें कच्चे और पक्के मकानात की। जी ठीक है, क्या क्या उसका पक्के कच्चे का? कच्चा घर किसी का घर है ना तो उस हिसाब से उसको माली मामलत फराम की जाएगी, जितना उसका नुकसान हुआ है। 3 से 5 लाख कच्चे मकान की जो है उन्होंने 3 से 5 लाख। और इसी तरह अगर किसी का पक्का मकान है तो उसकी भी माली मामलत उन्होंने दी है। कितनी? 5 से 10 लाख उन्होंने मुआवजा रखा है उसका। ठीक है, 5 से 10 लाख का तो मेरे 5 से 10 लाख की तो अगर किसी घर की बुनियाद आप रखें, पक्के की तो वो नहीं रखें।
ये उन्होंने सिर्फ वो नुकसान देना है जो अगर किसी की छत गिर गई है या फर्श जी तबाह हो ठीक गया है। है ओवरऑल 3,48,000 अफराद मुतासर हुए हैं। जी जी बार साहब आपके सामने सवाल रखते हैं। सर्वे 55% मुकम्मल कर लिया गया है पंजाब हुकूमत की हिदायत पर। आपके सामने दादोशुमार है, मजमूई तौर पर जो 55% जो सर्वे हुआ उसमें 3,48,000 लोग मुतासर हुए हैं। और अगर राजी की बात करें तो 9,88,000 जो है वो ये कनाल राजी जो है वो ये सैलाब से मुतासर हुई है। और अगर किसी जानवरों की बात करें, छोटे जानवर का 50,000 और बड़े का वो 3 से 5 लाख है, कच्चे घर का 3 से 5 लाख और पक्के घर का 5 से 10 लाख रुपए बताया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल। आप क्या ये 55% जो सर्वे पंजाब हुकूमत की जानब से किया गया है और जो एक मुकर्रर की गई है अमाउंट माली मदद के लिए, उसके ऊपर आप मुतमिन हैं? जी बहुत शुक्रिया मियां साहब। जो 15 हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि 20 से 25 बल्कि 30 लाख एकड़ जो है वो खड़ी फसलें तबाह हुई। अगर 55% वो कहते हैं कि हमने सर्वे किया है तो 10 लाख एकड़ आ गया है, तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि 25 से 30 लाख एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो गई है। लेकिन उस फसल का तखमीना क्या है वो हमें पहले दिन से पता है कि जो मेरा राइस काश्त हुआ था, चावल था, वो 1 लाख से 1,50,000 पर एकड़ था और इसी तरह काटन लाख से 1.25 लाख की थी, इसी तरह मकई का एकड़ था। तो हमें 1 लाख रुपए एकड़ तो हमारी जो खड़ी फसल तबाह हुई है उसका नुकसान हुआ है। दूसरा जो उस ज़मीन में पानी आ गया है जो उसको साफ़ करना है उसके अलग अखराजात हैं। जैसे मेरी बहन फरमा रही थी कि कच्चा मकान की छत की बात कर रहे थे, एक मकान की छत 10 लाख रुपए में पड़ती है। आपने जैसे बताया फाउंडेशन का बताया, तो अभी गवर्नमेंट ने सर्वे किया है। सर्वे जब कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद पॉलिसी का जब गवर्नमेंट ऐलान करेगी तो तब हम बताएंगे कि क्या हमारे नहीं, लेकिन 55% तो मुकम्मल हो चुकी है ना, 45% रह चुका है। आप हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अंदाजा कर सकते हैं से अभी कोई कंफर्म बात नहीं की जा सकती। जो उन्होंने बताया है नुकसानात का अजाला वो बिल्कुल नाकाफी है। वो 5 लाख घर कच्चा और 10 लाख पक्के की जो है ना उसको हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। और सर्वे अगर 55% कर लिया है तो हम उससे कोई इतराज़ नहीं है। हम कोशिश करते हैं अगर हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप किस किस्म की सपोर्ट करेंगे? सर्वे करवाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी करप्शन की नज़र हो जाएंगे, जो एकड़ किसी का खराब हुआ नहीं उसको डाल देंगे, जिसका मकान कहेंगे जिसकी छत गिरी है किसी का तो इसमें ब्यूरोक्रेसी के तो मज़े लग जाएंगे ना। ये कौन साबित करेगा? तो इस हवाले से हम किसान तंजीमें सब इनको ऑफर करते हैं कि हम अपने फी गाँव का नुकसानात, एकड़ का नुकसानात, जो हमारा फसल का नुकसानात है उसकी हम इनको नुकसानात बताते हैं। ये अपनी गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी से चेक कर लें। अगर ये सारा ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ देंगे तो फिर किसानों को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर हुकूमत क्या करे? यानी कि आपको शामिल करे और फिर सर्वे करवाए? हम तो फ्री इनके साथ शामिल होना चाहते हैं कि हम इनको सर्विस प्रोवाइड इसलिए चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी फसल का नुकसानात मिल जाएं। जो हमारी फसल आगे गंदम की काश्त करनी है उसके लिए फसल तैयार कर सके। इस हवाले से हम फ्री ऑफ कास्ट इनको सर्वे, और ये सर्वे 2 महीने में करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ जाए तो हम ये सर्वे इनको 15 दिन के अंदर करके दे सकते हैं। तो क्या 55% के ऊपर आप मुतमिन नजर नहीं आ रहे? जी बिल्कुल नहीं है। हमारा तो 25 से 30 लाख एकड़ पंजाब है, उससे भी ज्यादा की जो नुकसान हुआ है। अभी सर्वे हो रहा है, अब इससे हम ये नहीं कहते कि हम मुतमिन नहीं है। जब 100% सर्वे आएगा तो तब हम बात करेंगे। 100% सर्वे आएगा, बिल्कुल ठीक है। फाखरा खलील साहब, इसको तो जो है वो किसान इत्तेहाद के जो सदर हैं उन्होंने तो इसको फिल वक्त 55% के ऊपर वो मुतमिन नज़र ही नहीं आ रहे। वो कहते हैं ये तो बहुत मामूली है। तो फिर क्या हुकूमत इसके ऊपर या कोई असर नो जायज़ा लेगी या बस जो सर्वे मुकम्मल हो जाएगा उसी के ऊपर अमल दरामद करके जो है वो गवर्नमेंट चाहेगी कि जो माली इमदाद कर दी जाए? मियाँ साहब देखें 47 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो सैलाब से मुतासर हुए हैं। जैसे इस सैलाब की सूरत हाल के बाद उन्होंने सारा डाटा इकट्ठा किया, सारी टीमों को फील्ड में अलर्ट किया। 2200 से ज़ायद टीमें जो इस वक्त 22 अजला हैं जिनमें सर्वे कर रहे हैं। 55% सर्वे तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन बात ये भी है कि उन्होंने बाकी कब तक मुतवक्के है? 45% जो रह गया कब तक मुतवक्के है? इस महीने के एंड तक जो है
100% जो सर्वे वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि सर्वे 45% पूरा हुआ है, उसके साथ ही बैंक ऑफ पंजाब को जो है 91,000 लोगों की उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दे दी है और 17 अक्टूबर से उन लोगों को पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे जिनका नुकसान हुआ है। नहीं तो तरीक़ेकार क्या होगा जिनको पैसे देने हैं? बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू उनको पैसे दिए जाएंगे। अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू चेक दिए जाएंगे, कैश देना या कैसे? कोई वेरिफिकेशन भी लिखा हुआ है कि तस्दीक के बाद कोई नादरा से वेरिफिकेशन होगी और पंजाब टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड जो है इसका सर उसके ऊपर भी मियाँ साहब अब तक जितना डाटा इकट्ठा किया गया ना वो सारी शफाफियत के साथ जो है डाटा वो इकट्ठा किया गया और 91,000 लोगों का डाटा जो है बैंक ऑफ पंजाब को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उनको 17 अक्टूबर से जो है पैसे उनके अकाउंट्स में चेक के थ्रू जो प्रोसेस बनाया गया हुकूमत की जानिब से उस तरह उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। खालिद बाट साहब ये बताएं कि अगर हुकूमत जो मुआवजा बनता है या जितनी माली इमदाद बनती है अगर वो ना की गई किसानों की तो फिर क्या उनका हाल होगा आइंदा आगे? देखिए जी, किसान तो 2 साल से मियाँ साहब पहले पता है कि आपको मरा हुआ है, उसको गंदम का रेट नहीं मिला और अभी गंदम वही आज मार्केट में 4,000 की बिक रही है। तो किसान तो बेबस आदमी है, क्या करेगा? कोशिश करेंगे कि हम अपना इस दफा जो हमारा नुकसान हुआ है जिस पे गवर्नमेंट पंजाब और खासकर सीएम पंजाब ने कहा है कि मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी, मैं अपने किसानों को खुद पैसे दूंगी। तो हम इंशाल्लाह सीएम पंजाब से ये अपील करेंगे कि जो हमारे नुकसानात हुए हैं तो वो आप पूरे करें। इस पे सियासत तो बहुत सारी सियासी जमातों ने की है और आप पंजाब गवर्नमेंट से कहेंगे कि आपने ये हमारी बहन कह रही थी कि 50 से 55 लाख, तो अभी वो कह रहे हैं कि कम से कम 55% में उन्होंने 90,000 लोगों की निशानदेही की है, वो 50 लाख लोग किधर चले जाए, किधर गए हैं? इस हवाले से हम कहते हैं कि जब 100% सर्वे हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट अगर हमें तखमीना लगा के हमारा नुकसान का पूरा कर देती है तो हम सीएम पंजाब के नारे मारेंगे और अगर ना हुआ तो फौरन इंतजाज करेंगे। हम 1 नवंबर से वैसे ही भी हम भूख हड़ताली कैंप लगा रहे हैं पंजाब प्रेस क्लब के सामने और चारों सूबों में। ये गंदम का रेट डिसाइड करें, अगर नहीं करेंगे तो इसी जांच को आगे ले जाएंगे। नहीं, लेकिन आप बार बार आप एहतजाज का कहते हैं, गंदम के रेट के ऊपर भी कहा था कि एहतजाज करेंगे, लेकिन उसके बाद उस तरह आप जो है वो नजर नहीं आए। इतनी शेलिंग की और इतने डंडे मारे और इतनी गिरफ्तारियां की कि तसव्वुर में भी नहीं कर सकते। ऐसे लगते थे कि कोई हम किसी दुश्मन मुल्क के लोग हैं, किसान है ही नहीं। नहीं, तहरीक के अंदर तो फिर इस तरह होता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको एसी वाले कमरे में बैठा के कहें जी आप एहतजाज करें। आप तो करें ना, एहतजाज किया था ना, तो उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, एहतजाज किया, यही कर सकते हैं ना। बाहर निकलते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के सामने एहतजाज किया, जब आपको एहतजाज किया मुज़ाकरात के लिए, तो आपको मुज़ाकरात करने चाहिए अगर आपको मुज़ाकरात के लिए बुलाते हैं। आज तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए मियाँ साहब, किसी ने मुज़ाकरात के लिए बनाया नहीं है। हमारे किसानों की क्या वैल्यू के जो मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट बनाए, वो 2 दिन हम बैठे रहते हैं, धक्के खाते हैं, जूते मार के भगा देते हैं, फिर कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ तो आज तक किसी का कोई मुज़ाकरात नहीं हुआ। अभी तो हुकूमत ने यह कह दिया कि इस मरतबा जो गंदम होगी उसके लिए 4,000 रेट भी कहा जा रहा है। मियाँ साहब नहीं 4,000, अभी इन्होंने कल परसों गवर्नमेंट पंजाब ने कहा कि 3500 रुपए हम रेट देंगे, वो भी प्राइवेट कंपनीज के साथ मादा हो रहा है, उसके बाद वो प्राइवेट लोग खरीदेंगे। तो 2 साल तो सीएम हमें वादे करती रही कि मैं गंदम किसानों मैं आपका हक नहीं रखूंगी। नहीं, अगर प्राइवेट कंपनियां खरीदती हैं तो आपको पैसों का मसला हल हो जाएगा। बात साहब, अगर प्राइवेट कंपनियां गंदम खरीदती हैं तो आपको यकमुश्त पैसे भी मिलेंगे, पैसों का मसला भी हल हो जाएगा। ये तो अच्छी बात नहीं है आपके लिए, किसानों के लिए। मैं सवाल समझा नहीं मियाँ साहब। मैंने कहा कि अगर प्राइवेट कंपनियों के जरिए अगर ये करते हैं तो आपको यकमुश्त पैसे मिलेंगे, ये तो अच्छी बात है अगर प्राइवेट कंपनियां खरीदती हैं। तो मैं तो कहता हूँ ना, खरीदे ना। पीछे अभी भी प्राइवेट कंपनी ने 12 लाख मेट्रिक टन खरीदी है, वो किसान से 18,000 रुपए मन खरीदी, आज वो कंपनी 4,000 रुपए मन बेच रही है। गवर्नमेंट ने तो कहा था कि ये स्लिप रसीद होगी, आप स्टोर में किसान जमा करा दो, 70% आपको दे देंगे, 30% आपको उस वक्त पैसे देंगे जब आपका रेट बढ़ जाएगा। तो अब वो कहाँ गई 12 लाख मेट्रिक टन का, कहाँ गया वो हमारा 30%? वो कहाँ? आप फिर कौन सा तरीकेकार चाहते हैं? पहला तरीकेकार जो गवर्नमेंट सरकारी तौर पर रेट फिक्स करती थी,
जी बिल्कुल, हम गवर्नमेंट सरकारी रेट करे, वो भी प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर ऐलान करे, चारों सूबों को इत्मीनान में लेके, और फेडरल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर ऐलान करे कि चारों सूबे गंदम खरीदेंगे। ठीक है फाखरा, ये बताएं कि जिन लोगों के अब नहीं घर हैं बेचारों के, और वो सैलाब की नज़र हो गए हैं, कच्चे घर हैं या पक्के घर हैं, तो इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल होगी घर से बाहर, और जो है वो अब तो ज़ाहिर कैंप भी ख़त्म हो गए होंगे, तो आप इसका थोड़ा सा जायज़ा हमें बता सकती हैं कि इस वक्त इन लोगों के हालात क्या हैं? सर नो डाउट उन लोगों के जो सैलाब मुतासर लोग थे, सैलाब की जद में आए, उनके हालात तो अच्छे नहीं थे, लेकिन जो हुकूमत है उनकी जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि उन्हें हर तरह से माली मावनत फराम की जाए। सैलाब के दिनों में जो उन्होंने कैंप लगाए, उस कैंप के अंदर जो है हर तरह की सहूलतें जो है सैलाब मुतासरीन को फराम की गई। जैसे जैसे पानी उस जगह से कम हुआ और जिनके घर और मकानात पूरे सैलाब की जद में आए हैं, उन लोगों को भी जो आप समझती हैं कि वो इंतजाम मुनासिब थे? जी सर, आपका तजरिया ये है कि वो मुनासिब इंतजाम थे? जी मियाँ साहब। बहुत शुक्रिया फ़ाखरा खलील साहब हमारे साथ मौजूद थी, खालिद बाट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो सर्वे 55% किया गया उसके ऊपर जो है वो बाट साहब ने जो है वो किसान इत्तेहाद के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तो उसे मुस्तरद कर दिया है। ताहम आगे 45% जो है वो ताहम आगे 45% अभी सर्वे मुकम्मल होना है, और किस तरह हुकूमत जो है वो सैलाबज़दगान से मुतासरा लोगों की माली इमदाद करती है अभी देखेंगे। ताहम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जो है वो महकमा सेहत के हवाले से एक स्टोरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब की जानब से पूरे पंजाब के अंदर MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को तैनात किया गया था, लेकिन स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ ऑपरेशन तारिक रहमानी साहब तकरीबन जो है वो आज बल्कि कल रिटायर्ड हो चुके हैं, और रिटायरमेंट से 4 रोज़ कबल उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ किए। मुफ्त लोगों को इंटरव्यू करने के बाद जो है वो उनकी तैनातियां भी कर दी गई हैं। ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स जो है वो बाकायदा तौर पर वज़ीर पंजाब की जानब से एक सेलेक्ट कमेटी बनाई जाती है, और बनाई भी गई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें जो है वो वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी साहब का DG हेल्थ डॉक्टर ज़ाद परवेज़ साहब, और उसके अलावा जनाब इसमें जो है वो स्पेशल सेक्रेटरी बजाते खुद होते हैं, और उसके अलावा वज़ीर सेहत उनका नाम शामिल है। तो इसके ऊपर जो है वो ये जो कमेटी है, कमेटी के बगैर कैसे जो इंटरव्यू किए जा सकते हैं, तो 4 मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के इंटरव्यू किए गए, और जाते जाते तारिक रहमानी जो कि स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन थे वो इंटरव्यू करने के बाद इनकी तैनातियाँ भी कर गए हैं, और इनके आर्डर भी हो चुके हैं। हैरानकुन तौर पर मुझे सवाल यहाँ पर यह ठाना कि वज़ीर पंजाब की जो सेलेक्ट कमेटी बनाई गई है वो किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है? क्या एक मरतबा आप इंटरव्यू करने के बाद एक सरकारी अस्पताल में किसी MS की तैनाती के लिए एक दफ़ा सेलेक्ट कमेटी अगर इंटरव्यू कर लेती है तो दोबारा क्या ज़रूरत नहीं पड़ती? ये टेन्योर पोस्ट होती है, ज़राए कहते हैं ये टेन्योर पोस्ट है। और यहाँ पर सवाल ये है कि एक MS को ये पता ही नहीं है कि वो किस अस्पताल में कितना देर काम करेगा। जिस तरह वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल साहबान और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की अगर बात करें तो VC और प्रिंसिपल की तरह इनकी भी टेन्योर पोस्ट है, और टेन्योर पोस्ट ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हैरानकुन तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन तारिक रहमानी साहब जाते जाते जो है वो इंटरव्यू भी कर गए और तैनातियाँ भी कर गए, और सर्च कमेटी को पता भी नहीं है, सिलेक्शन कमेटी को पता ही नहीं है कि जनाब कौन किसकी तैनाती की गई है। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा, एक तो ये है कि सवाल ये है कि अगर आपने सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए किसी को तैनात किया है बाकायदा तौर पर इंटरव्यू करने के बाद, फिर कम से कम उस MS को उतना टाइम तो दें। आप 3 माह के बाद, 4 माह के बाद उसकी तब्दीली कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मामला है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और जाते जाते जब उनका रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन हो चुका था, स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन तारिक रहमानी साहब जो कि साबिक हो चुके हैं, अब जब उनका नोटिफिकेशन हो चुका था उनके पास कौन सा इख्तियार था कि वो जाते जाते रिटायरमेंट से एक दिन पहले जो है वो सारा कुछ कर जाएं? बड़े सवालात उठते हैं यहाँ पर। मानवपसंद अफराद को नवाजने का इंकशाफ है, ज़राए कहते हैं ये। और दूसरा ये कि टेन्योर पोस्ट के ऊपर आप कैसे किसी को हटा सकते हैं? ये कम से कम टेन्योर पोस्ट के ऊपर किसी को उतना टाइम भी मिलना चाहिए, और ये बार बार इंटरव्यू करने का सिलसिला भी बंद होना चाहिए।
कोई एमएस आपको कैसे जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है जब तक आप उसको टन्योर या उसकी मुद्दत मुलाजमत नहीं रखते, जब तक उसको टाइम नहीं दिया जाता? ये कोई ऐसी बात नहीं है। कारकर्दगी कहाँ से आएगी? आप लगाते हैं, हटाने के बाद आप शफल करते हैं। अगर किसी एमएस का इंटरव्यू किया गया छोटे अस्पताल के लिए, तो उसका छोटे अस्पताल के लिए अगर इंटरव्यू किया गया तो बड़े अस्पताल में वो कैसे लग सकता है? ये बहुत बड़े सवाल आते हैं। और जाते जाते जनाब स्पेशल सेक्रेटरी, सब स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन तारक रहमानी साहब जनाब काम कर गए अपना। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक साहब, पीएमए लाहौर के सदर। उनसे बात कर लेते हैं। उनसे पहले सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर शाहद मलिक साहब, सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या किसी एमएस को सर्च कमेटी के ज़रिए या सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए लगाने के बाद 2 माह तब्दील कर देना चाहिए और फिर इंटरव्यू करने के बाद किसी और को लगा देना चाहिए? मुझे इसके ऊपर बता दें, आप क्या कहते हैं, आपकी टेक्निकल राय क्या है? मियां साहब देखें, ये एक बैड गवर्नेंस का कोटेबल मॉडल है। महकमा सेहत के अंदर कोई निजाम काम नहीं कर रहा, कोई किस्म की पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी होती है डिक्लेयर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपने एक चीज डिक्लेयर कर दी है कि ये करना ये नहीं करना। यहाँ आप इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद आपकी विशेष के ऊपर महकमा चल रहा है। इस वक्त एनआरकी की आखिरी स्टेज पे है महकमा से, बर्बादी की तरफ चल गया काम, और बर्बादी की तरफ लेके जाने वाली यही ब्यूरोक्रेसी और इनकी यही प्रायोरिटी। डॉक्टर साहब, अगर किसी एमएस को लगाया गया है प्रॉपर इंटरव्यू करने के बाद, इश्तिहार देने के बाद, फिर क्या वजह है कि 2 माह बाद उसको कहा जाता है, उसकी तब्दीली कर दी जाती है, उसको दूसरे अस्पताल में लगा दिया जाता है? तो क्या 2-2, 3-3 माह बाद जो है वो डॉक्टर एमएस जो हजरात हैं वो अपनी कारकर्दगी क्या दिखाएं? देखिए मियां साहब, बात यह है कि अभी आपने बात की थी कि ये पोस्ट स्पेसिफिक इंटरव्यू थे, ये रैंक स्पेसिफिक इंटरव्यू नहीं थे कि आपने एमएस तो इंटरव्यू किया सर्विसेज के लिए, आप उसको लगा दे पिंडी का, वहां का। ये तो तमाशबी नहीं है ना। और ब्यूरोक्रेसी ने इसी तमाशबीनी के तहत बैक प्रोसेस को बर्बादी के किनारे और नहीं, और जब रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन हो जाए फिर भी आप आखिरी दिन तक किसी चक्कर में है कि जी जो है वो किसी को इधर कर दें, किसी को उधर लगा दें, और फिर जो है वो सर्च कमेटी, वज़ीर-ए-आला पंजाब की सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्ट कमेटी किस लिए है उसको तो पता ही नहीं है जनाब। आप जो मर्जी करते रहे। एक स्पेशल सेक्रेटरी अपनी मर्जी से एक दफ़ा इंटरव्यू करवा लिए कोई तकरीबन 100 के करीब डॉक्टरों के, उसके बाद 2 साल तक वही सिलसिला चलता रहेगा और आखिरी दिन तक जनाब मसूफ तारक रहमानी साहब जो है वो ये सारा काम कर गए हैं। मियां साहब, इखलाकी तौर के ऊपर आपके पास डीजी और पावर तो होती है उसको काम करने की। इखलाकी तौर पे आप आखिरी दिन इस एक हफ्ते आखिरी के अंदर ऐसे काम नहीं करते। ये तो एक पूरी मोनोपोली है और बर्बादी कर दी है महकमा सेहत के अंदर। यही डीआर एंड डीएल की पॉलिसी, ये काम इतना चलना नहीं है। महकमा बर्बादी के किनारे पर पहुंचा दिया गया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही तो एक बात है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने मामलात और अपने मामलात के अंदर स्टेक होल्डर जो हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर्स, पीएमए जैसी जो तंजीमें हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे तो आप पूछा ही नहीं जाता। आप खुद फैसला करते हैं और फिर जो है वो महकमे के हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब किसी भी एमएस को ये नहीं होता कि वो कोई 3 साल काम कर लेगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या स्पेसिफिक जब इनकी अपॉइंटमेंट होती है जैसे वाइस चांसलर या फिर जो है वो प्रिंसिपल, तो इनको जो है वो ऑर्डर्स के अंदर कोई टाइम पीरियड वाज़ह करना चाहिए कि जी 2 साल के लिए तैनात कर दिया है? एग्जैक्टली, टेन्योर पोस्टिंग बनाए और क्लियर कट इंटरव्यू करके मैंडेट के तहत लगे, और उसके बगैर इसको हटाना एक बैड गवर्नेंस है। ये तो वही है ना, ब्यूरोक्रेसी का एक जाल है जिसके अंदर बैक पे चल रहे हैं। बैक पे के अंदर टेक्नोक्रेट की तो वैल्यू कोई नहीं है, वैल्यू तो इन्हीं बाबू लोगों की है ना। तो ये बाबुओं का निजाम बैकबो को बर्बादी के किनारे पहुंचा रहा है, और प्रोफेशनल इतने बेदिल हो चुके हैं कि कई कोई जो सही काम के अफसर है वो तो इस सिस्टम के अंदर काम करने के तैयार नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी मजबूरी होती है, कोई ब्यूरोक्रेट कोई भी हो, हम स्पेसिफिक बात नहीं करते कि जब उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, वो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनको तो चाहिए कि वो अच्छे तरीके से 22 तरीके से अपने घर जाएं, लेकिन वो आखिरी दिन भी जो है वो ऑर्डर करके ही गए हैं। इखलाकी तौर पर ये एक बैड गवर्नेंस है, इखलाकी तौर पर बैड गवर्नेंस है। आपके जो आने वाला है ना उसको डिसीजन करने चाहिए, 1 हफ्ता पहले आपको पॉलिसी डिसीजन नहीं करने चाहिए।
तो आप समझते हैं कि जो नई सेक्रेटरी हेल्थ इस वक्त आई है तो उनको इस मामले को देखना चाहिए और ख़ुद जो है वो पूरा मैटर देखें। अगर सेलेक्ट कमेटी शामिल नहीं है तो उनको शामिल करके दोबारा सरनो जायज़ा लेकर तैनातियाँ दोबारा नए तरीके से मेरिट की बुनियाद पर की जाएँ। डेफिनेटली इसके अंदर महिला पार्टी इंटेंट है, तो इस महिला पार्टी इंटेंट को चेक करना जो नया ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी है, ये मैंडेट है उसका। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हालात तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ कि अब तो जो है वो इतने लोग खौफजदा हैं कि कोई एमएस और प्रिंसिपल लगने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। लेकिन जो हालात हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपने खुद देखा है कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह अस्पतालों के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला जारी रखा गया और तकरीबन जो है वो मौजूदा स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ एक फ़ीमेल आई हैं, उनको अभी इस मामले का नहीं पता। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता चलूँ, आखिरी सवाल है कि स्पेशल सेक्रेटरी, साबिक स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन तारक रहमानी साहब के ये अल्फाज थे कि मैंने बड़े बड़े डॉक्टर समेत 100 के करीब डॉक्टरों को तला है। ये लफ्ज़ तला, ये पता नहीं किस किस्म की ये टर्म है, तलना, यानी कि इसको पंजाबी का लफ्ज़ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैंने 100 के करीब, बड़े फखरिया अंदाज में कहा कि मैंने 100 के करीब डॉक्टरों को तला है। तो डॉक्टर साहब इसके ऊपर आप कहेंगे कि क्या ये भी अखलाकी तौर पर दुरुस्त है कि तल दिए गए इतने लोग? ये ब्यूरोक्रेट की बदमाशी है ना इस मुल्क के अंदर। ये तो एक ब्यूरोक्रेसी का निजाम है, एक ऐसा काला निजाम है जिसके अंदर कोई पूछ खिंच नहीं है। प्रोफेशनल के गले में रस्सा पड़ता है और ब्यूरोक्रेट को कोई नहीं पूछता। इस मुल्क की बैड गवर्नेंस और इसके मसाइल का मब्बा ही ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी एक गलत पॉलिसी बनवाती है और अपनी मर्जी से उसको डेविएट करती है और अमल करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहद मलिक साहब। नाज़रीन, ये बात है कि साबिक स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ ऑपरेशन जो कि कल रिटायर्ड हुए हैं और उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि मैंने 100 के करीब डॉक्टरों को तल दिया और उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं। लेकिन हैरानगी की बात है कि आप एक ब्यूरोक्रेट हैं और मुख्तलिफ सीटों पर लगे रहे हैं, लेकिन आप जो है वो ये लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किए हैं और बड़े फ़खरिया अंदाज में इस्तेमाल किए हैं, ये कोई मेरे ख्याल आपको ज़ेब नहीं देता। चूँकि आपने किसी को अगर मुलाजमतों से निकाला, सस्पेंड किया, ठीक है, वो आपका एक नौकरी का सरकारी हिस्सा, लेकिन ये अल्फाज डॉक्टरों के सामने कहना कि तल दिया, तो ये कोई जो है वो मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर ये मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, सूरत हाल यही है कि कल ये खबर ब्रेक की थी मैंने कि मुतवक्के तौर पर इनके आर्डर भी जारी कर दिए जाएंगे, जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो कि मेरिट लाना चाहती हैं, लेकिन उनकी बनाई गई जो है वो सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए साबिक स्पेशल सेक्रेटरी तारक रहमानी साहब ने जाते जाते 4 जो है वो अस्पतालों के जो है वो इंटरव्यू किए और जो है वो एक अस्पताल से दूसरे से तीसरे में इस तरह करके जनाब आर्डर भी हो चुके हैं। लेकिन सिलेक्शन कमेटी फिर किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है? यहाँ पर अगर किसी छोटे अस्पताल के लिए किसी का इंटरव्यू किया गया, अगर उसको बड़े में लगाते हैं तो फिर उसका क्राइटेरिया और है। और मैं समझता हूँ कि ये टन्योर पोस्ट है। यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक साहब जो कि PMA के सदर है, कि इसका टन्योर लिखा जाए कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए MS तैनात किया जा रहा है, ताकि उसको भी पता लगे कि उसकी कारकर्दगी बाद में जांची जाएगी। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।